हेलो बच्चों, वेलकम टू स्काई लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर न्यूक्लियाई। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एटम, जिसमें हमने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर नेक्स्ट न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो, एटम जो होता है, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, मतलब मोस्ट ऑफ द मास जो है, वो न्यूक्लियस के अंदर रिजाइड होता है। अब जो एंटायर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड नियरली एंटायर मास, वो सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेट रहता है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एक्स जेड ए, इसमें जेड जो होता है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जो ए होता है ये मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। अब न्यूक्लियस जो होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट आइरेक्स के अंदर आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एटॉमिक नंबर जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया एक्स जेड ए। इसमें ये एलिमेंट का नाम हो गया कोई भी, जैसे ऑक्सीजन है 6 और 16, 8 और 16। 8 इसके अंदर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर मतलब जेड, और 16 क्या है इसके अंदर, इसका मास नंबर। अब नेक्स्ट टर्म आती है इसके अंदर मास नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूक्लियर साइज। साइज क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता है। अब वॉल्यूम क्या है, स्फीयर है। जो न्यूक्लियस होता है इसकी शेप स्फेरिकल होती है, उसका रेडियस हमने यहाँ पे आर मान लिया, तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ए। अब यहाँ से ये टर्म कॉन्स्टेंट है, इसको एक बार हटा दो तो बचेगा हमारे पास आर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर 1/3। जब हम इसके प्रोपोर्शनल को ओपन करते हैं एक कांस्टेंट आता है आर नॉट, इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -15 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास क्या होगा यहाँ पे, मास होगा यहाँ पे एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन। जैसे मास ऑफ द न्यूक्लियन तो ये है, ठीक है, m, इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियन। और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी है, ये आर की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इसके अंदर बन जाता है 3ma डिवाइड बाई 4 पाई आर नोट का क्यूब इंटू ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि ये इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर के। तो समटाइम्स इसमें क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि प्रूव करके बताएं कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, एंड जो इसकी वैल्यू आती है इसको सॉल्व करेंगे नियर अबाउट 10 रेज टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के ऑर्डर का इसका आंसर आएगा। तो ये 10 रेज टू द पावर 17 मीन्स ये बहुत ज़्यादा डेंस है। जो न्यूक्लियस होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं अगली टर्म एटॉमिक मास यूनिट। जो AMU होता है ये हम एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं उनके मास को इसमें मेजर करते हैं। जैसे AMU एक यूनिट होती है, ये होता क्या है, ये कार्बन एटम जो होता है उसका 1/12 मास होता है। अब इसको हम जब सोल्व करते हैं इस वैल्यू को, तो हमारे पास एक ये वैल्यू आती है 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम। एंड 1 AMU, दिस इज द 1 AMU in kgs and 1 AMU in mega electron volt. In mega electron volt means energy. Mega electron volt is the energy. AMU is equals to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर एग्जांपल 20 AMU हो गया, 20 AMU के अंदर कितनी एनर्जी होगी, 931 इंटू 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी होगी। इसको जूल में कन्वर्ट करना हो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -13 जूल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है आइसोटॉप्स। क्या चीज़ होता है, आइसोटॉप्स वो होते हैं जिसके अंदर सेम एटॉमिक नंबर होता है। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हो गए 1H1 1H2 1H3 एटसेट्रा। और आइसोबार्स क्या चीज़ होती है, आइसोबार्स के अंदर जिसके अंदर सेम मास नंबर रहता है, जैसे 1 2, इसके अंदर देखिए 3 and 3 एटसेट्रा। आइसोटोन्स, ये नाम से ही बता रहा है कि टोन्स मीन्स यहाँ पे न्यूट्रॉन सेम होते हैं। जैसे 1H3 and 2He4। अब 3 - 1 is equals to 2 and 4 - 2 is equals to 2. So basically A minus Z is the number of neutrons. A minus Z is the number of neutrons and Z is equals to the proton. एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। और मास नंबर में से अगर हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एंड न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल होता है जो कि
न्यूट्रल रहता है और इसको चैडविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसके अंदर मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है? दिस रिलेशन वाज गिवन बाय द एल्बर्ट आइंस्टाइन, E इज इक्वल्स टू mc²। इससे हमें ये पता लगता है कि किसी भी बॉडी के अंदर जो मास रहता है उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मास ले लेते हैं 1 ग्राम। 1 ग्राम के अंदर कितनी एनर्जी होती है? तो जैसे E इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि kg के अंदर लेना है इसको, एंड c वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे को जो एनर्जी मिलेगी नियर अबाउट 9 × 10⁻16 बाई 10⁻3। तो 9 × 10⁻13 जूल, इस ऑर्डर की हमें एनर्जी मिलती है। देखो 1 ग्राम के अंदर कितनी एनर्जी मिली इसके अंदर, 9 × 10⁻13 जूल। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ होती है? अब जैसे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं, मतलब एक लेयर के अंदर बंद रहते हैं। जैसे प्रोटॉन है, अब मान लो मैंने बात करी यहाँ पे ऑक्सीजन की, उसके अंदर 8 प्रोटॉन हुए, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगी, तो ये रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, K Q1Q2/r²। अब ये वाला फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग होता तो ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर निकल जाता, बट ये फिर भी इसके अंदर बाउंड रहते हैं। तो यहाँ पे कोई और ऐसा रीज़न, मतलब कोई और ऐसा फोर्स है जो इनको बांध के रखता है, दैट इज़ द न्यूक्लियर फोर्स, जो इनको बाहर नहीं निकलने देता। तो एनर्जी जो रिक्वायर होती है इन दोनों को होल्ड करके रखने की, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको एक दूसरे के साथ बांध के रखने की, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी निकालते कैसे हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल्स टू mc² से ही निकालेंगे। बट इससे पहले इसके अंदर एक टर्म आती है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे घर बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती है, ऐसे न्यूक्लियस को बनने के लिए ये दोनों चाहिए होते हैं। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों के मास का सम कर दो और टोटल जो मास है इसका, मास स्पेक्ट्रोमीटर जो डिवाइस होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, यहाँ से हम न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो जिससे बना है उनको ऐड करा लो। इसका मास मान लो x है, इन दोनों का मास कितना होगा? वैसे तो x होना चाहिए, बट मान लो ये y है, तो x माइनस वाई, तो क्या हो गया? यहाँ पे डिफरेंस आता है। ये डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? तो डेफिनेशन क्या है इसका? डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मास डिफेक्ट। अब इसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट कैसे करते हैं? मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने होते हैं डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, तो मैंने इसको z से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूट्रॉन कितने होते हैं? a-z से मल्टीप्लाई कर दिया। मास ऑफ न्यूक्लियस m है। ये सारी टर्म्स हमें गिवन रहेगी। मास ऑफ प्रोटॉन भी रहेगा, न्यूट्रॉन भी रहेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम लोग एलिमेंट से निकाल सकते हैं, जो एलिमेंट आपको गिवन रहेगा, और उसका मास भी आपको गिवन रहेगा। AMU के अंदर रहता है ये सारा का सारा। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल लिया हुआ मैंने ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जैसे Z इसका 8 है, तो A-Z भी 8 ही आएगा, क्योंकि 16 - 8 रहता है। तो आपको मास ऑफ न्यूक्लियस दिया हुआ है इसके अंदर 15.999493 U। U का मतलब AMU ही होता है। AMU को हम लोग U से रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब देखो इसके अंदर हम वैल्यूज Z और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा, ये AMU के अंदर ही है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद A-Z कितना है? ये 16 - 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन है, और ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। तो वैसे तो आपको ये सब भी गिवन ही रहेगा, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और जो एलिमेंट होगा उससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको याद रखना बस। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ पुट करो, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा इसके अंदर वो मिलेगा 0.13691 U। सो ये मास डिफेक्ट आ गया। अब इस मास डिफेक्ट को हम लोग इसमें पुट कर देंगे और c² से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे को पता चल जाएगा इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है। तो इसको सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी दे दो, तो वहाँ से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। सो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट है इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये एक नया कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो ये बताता है कि एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी चाहिए, जो हम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए चाहते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस है। तो इसमें हमें ये पता लगा कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो पर न्यूक्लियन कितनी चाहिए होती है। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है। ये एक्सपेरिमेंटल जो कर्व है ये हमें ये बताता है कि
कौन सा एटम कितना, कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो यहाँ पे जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। तो ये जो इसमें ये वाली जो लाइन है, इसके अंदर जैसे लेस देन 30, मास नंबर लेस देन 30, इससे पहले वाले जितने भी ये न्यूक्लियाई हैं, ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं, हल्के हैं। ये क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना एक दूसरे के साथ कंबाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद ये जो बीच वाला ग्राफ आता है, यहाँ पे लगभग जो एनर्जी रहती है ये कांस्टेंट होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो 30 से लेकर के 170 तक जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो प्रैक्टिकली क्या रहती हैं, कांस्टेंट ही रहती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। जो एनर्जी होती है वो लगभग सेम सी ही रहती है। जैसे 8.75 से लेकर के 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक गई है, ये ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। ओके, उसके बाद जैसे जो ज़्यादा हैवी आते हैं, जैसे मोर देन 170, मोर देन 170 जो मास नंबर है, उसके बाद ये वाले फिर स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, ये स्टेबल होने के लिए अपना फ्यूजन करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्यूजन मतलब अपने आप को तोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ये बड़े हैं, बड़ा क्या करेगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और ये छोटा क्या करेगा, ये जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जुड़ने को बोलते हैं क्या हम, फ्यूजन। टूटने को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन। और जो बीच वाली कर्व होती है ये प्रैक्टिकली क्या होती है, कांस्टेंट रहती है एनर्जी। मतलब इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता, जो फर्क आता है वो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, उसके बाद ये एनर्जी, ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसका फ़ायदा क्या है, ये हमें ये बताती है कि कौन सा न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल है। ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और जो हम रेडियो एक्टिव रिएक्शंस या कोई भी हम लोग रिएक्शंस कराना चाहते हैं केमिकली एटॉमिक लेवल के ऊपर, तो वो रिएक्शंस जो होती हैं हमारी, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को देख के ही की जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है न्यूक्लियर फोर्स। मैंने अभी बताया कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। क्लास 11th के अंदर पहला टॉपिक यही आता है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो वहाँ पे एक स्टेप बोला जाता है कि दीज फोर्सेस आर 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो ये 10⁻38 गुना ज़्यादा ताकतवर है उससे। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं उससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये क्या होते हैं, इनमें ये देखो न्यूक्लियस है, छोटा है, जो सीधा आंखों से दिखाई भी नहीं देता, उसके अंदर के फोर्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग। पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, बट फिर भी ये बंधा हुआ है, इसका मतलब ये बाहर नहीं जा सकता। एक न्यूक्लियस से कोई भी प्रोटॉन हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ठीक है, जो फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस और एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियंस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्सेस जो होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर होते हैं, मतलब ताकतवर होते हैं, और इनकी रेंज बहुत छोटी होती है। अब यहाँ पे देखो इस ग्राफ के अंदर फर्मी लिखा हुआ है। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल स्केल के ऊपर इसका जो होता है रेंज रहता है। और ये नॉन सेंट्रल होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन के सेंटर से दूसरे प्रोटॉन के सेंटर पे लगेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं और इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होते हैं, मतलब चार्ज कितना मर्जी हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा एक स्पिन इंडिपेंडेंट भी होते हैं, स्पिन इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्पिन मतलब जो भी एटम्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस के ऊपर मूव करते हैं, जैसे अर्थ मूव करती है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहते हैं। और बेसिकली ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें क्या कहता है, ये ग्राफ हमें ये बताता है, ये ग्राफ बेसिकली एक एग्ज़ाम में आया था लास्ट AICBSE के अंदर कुछ साल पहले। तो उसके अंदर ये ग्राफ पूछा गया था डायरेक्ट NCERT से कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाए डिस्टेंस के साथ। कि जैसे मान लो अब कोई भी हमारे पास एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के पास रहते हैं। जैसे ये प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, इनके बीच में कोई तो गैप होगा ना। अब ये इस गैप के ऊपर, इस गैप से ज़्यादा अगर गैप करें तो अट्रैक्शन आएगी, कम करें तो रिपल्शन आएगी। मतलब ये एक जगह पे फिक्स रहना चाहते हैं। जैसे कोई भी दो पार्टिकल है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये क्लास 11th के अंदर टॉपिक था, उसमें भी ऐसा ही था कि जब हम इनको क्लोज करते हैं लाइक अ स्प्रिंग, जब हम कंप्रेस करते हैं किसी स्प्रिंग को तो क्या होता है, वो रिपेल करता है। और जब हम खींचते हैं तो वो क्या करता है, कंप्रेस होता है। तो सेम यहाँ पे है, यहाँ पे ना ये 0.8 फर्मी जो है ये इसका मीन पोजीशन है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो R0,
मीन पोजीशन। इससे ज़्यादा अगर करोगे डिस्टेंस दोनों के बीच का, मतलब दोनों प्रोटॉन के बीच का, न्यूक्लियॉन्स के बीच का, या इससे कम करोगे, तो दोनों ही केसेस के अंदर आपको फोर्सेस फील होगा, एनर्जी फील होगी। तो क्या है इसके अंदर, अब जब हम इधर जा रहे हैं राइट हैंड साइड बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन, और जब हम इधर जा रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, रिपल्शन। ये बात याद रखना। 0.8 फर्मी से ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, कम करोगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस ग्राफ को आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इसके अंदर आता है कि एक साइंटिस्ट थे युकावा, जर्मन फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ये बताया था कि जो दो न्यूक्लियंस होते हैं उनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेस पैदा होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं, मतलब उनके बीच में एक डील है कि हम एक दूसरे के साथ ना पार्टिकल एक्सचेंज करेंगे, इससे भी छोटे पार्टिकल जिसको हम मिजॉन बोलते हैं, कि जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो गया, ये आपस में एक दूसरे के साथ क्यों बंधे हुए हैं, इनके बीच में क्या होता है, पार्टिकल्स एक्सचेंज होता है। जैसे इसको बोलते हैं पाई, पाई मीन्स मिजॉन, सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करने का। 3 तरह का होता है ये, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई जीरो। ये तीनों क्या करते हैं एक दूसरे, ये तीनों के कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मिजॉन्स होता है, जो कि इस फोर्सेस को बनाए रखता है। ये बेसिक आज तक की वो मॉडर्न थ्योरी है। उसके बाद आता है इसके अंदर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है, देखो हर कोई अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहता है। सिमिलरली एक न्यूक्लियस जो होता है वो भी अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है, वो अपने आप के अंदर रिएक्शंस करनी स्टार्ट कर देता है। अब स्टेबिलिटी जो होती है वो डिटरमाइन कैसे करते हैं, जैसे सबसे पहला इसके अंदर आता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, N/Z रेशो। जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं उनमें N/Z रेशो देखा जाता है। अगर N/Z रेशो की वैल्यू 1 के बराबर होती है लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, तो वो क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं। तो बाय द कंसिडरेशन वेदर इट कंटेन्स एन इवन और ओड नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब स्टेबिलिटी और कैसे पता लगा सकते हैं, अगर किसी एटम के अंदर, किसी न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका अमाउंट इवन रहता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपैरेटिवली टू द ओड। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो भी हमें ये बताती है कि कितना ज़्यादा ये न्यूक्लियस स्टेबल है। अगर बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। जैसे इसके अंदर ये जो आयरन है, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सबसे ज़्यादा है, तो आयरन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद इसके अंदर आता है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या करता है, ये भी स्टेबिलिटी ही मेजर करता है। इसका फॉर्मूला याद रखना, मास डिफेक्ट डिवाइड बाय मास नंबर। उसके बाद इसके अंदर आता है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, हमें देखो एनर्जी की नीड रहती है, तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह की रिसोर्सेज ढूंढते हैं। तो उसमें ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस थी ये भी हमारे को एनर्जी की नीड के लिए करनी पड़ी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनानी होती है हमारे को, उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी यूज़ करते हैं, बट ये सारे रिसोर्सेज जो होते हैं हमारी डिमांड है उसको पूरा नहीं करते। बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमें क्या चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उस एनर्जी के लिए हमने क्या ढूंढा, एक नया रिसोर्स ढूंढा, न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसके अंदर क्या होता है, फ्यूल जो होता है ये वाला, ये एक फ्यूल ही है, ये कम लगता है और हमें एनर्जी क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, ये 2 तरह की होती हैं। एक होता है हमारा न्यूक्लियर फिजन, एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहले फिजन डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, वैसे इसमें ना हम लोग ना न्यूक्लियस को ही चेंज कर देते हैं, मतलब उसकी आइडेंटिटी बदल देते हैं। हमने क्या करा, एक मान लो ये मैंने एक पार्टिकल ले लिया एक्स, एक कोई भी न्यूक्लियस, इसके ऊपर मैंने क्या करा, एक हाईली मतलब एनर्जेटिक पार्टिकल को मैंने इसको फेंका। उसके फेंकने के बाद इसके अंदर क्या हो गया, ब्रेकेज स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ, इसका जो आइडेंटिटी थी, इसका नाम था, वो मान लो वाई हो गया। तो इसके बाद जो इसके ये वाई बना, इसके साथ हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। सो ये एक वे है इसको करने का। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पहला है इसके अंदर न्यूक्लियर फिजन। फिजन का मतलब होता है तोड़ देना। तो इसमें हैवी न्यूक्लियस जो होता है उसको हम ब्रेक कर देते हैं लाइटर न्यूक्लियस के अंदर। तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो उसकी एक रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। जैसे यूरेनियम होता है, ये आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसके ऊपर हमने क्या करा, न्यूट्रॉन को डाला। ये न्यूट्रॉन जैसे ही इस यूरेनियम के साथ स्ट्राइक करेगा तो हमारे को एक यूरेनियम मिलेगा जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा। तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये अपने आप को फ्रैगमेंट में ब्रेक कर लेता है, जैसे बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक कर लेता है। तो ये सबसे मतलब
ऐसे कह सकते हो ट्रेंडिंग रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। वैसे तो ये टूट किसी में भी सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बार बार इसी में ही टूटेगा, हर बार अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं इसके, मतलब इसके नाम जो हैं हर बार हर रिएक्शन में अलग हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ये बेरियम और क्रिप्टॉन में ही ब्रेक होगा। ओके, अनदर बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हुआ और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन मिले और एनर्जी मिली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो 3 न्यूट्रॉन मिले हैं, इन 3 न्यूट्रॉन से हमारे पास 2 रिएक्शन बनती है, एक बनती है कंट्रोल्ड, एक बनती है अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें ये जो 3 होता है, इन तीन में से तीनों के इन 3 में से किसी 2 को हम एब्जॉर्ब करा लें और एक न्यूट्रॉन को हम यूज़ करें, फिर वो दोबारा जाएगा इसको ब्रेक करेगा। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, एक न्यूट्रॉन से ब्रेक कराया, मिले हमारे को 3, तो एक से मिले 3, इन 2 को हमने क्या करा, एब्जॉर्ब करा लिया। एब्जॉर्ब कराने के लिए क्या करते हैं हम इसको ना, इस रिएक्शन को करने के लिए भी हम इसको रिएक्टर यूज़ करते हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, कैडमियम और बोरॉन की रोड रख देते हैं, एब्जॉर्ब, अच्छे एब्जॉर्बेंट्स हैं, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन 2 को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, एक न्यूट्रॉन से 3 बने थे तो 2 चले गए, फिर एक बच गया, ये एक दोबारा जाएगा, फिर दोबारा क्या करेगा, उसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। ये तब तक उसको ब्रेक करता रहेगा जब तक वो पूरा मटेरियल खत्म नहीं हो जाता। तो ये रिएक्शन जो होती है कंट्रोल्ड होती है, हमारे हाथ में होती है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। उसके बाद होता है इसके अंदर अनकंट्रोल्ड रिएक्शन। ये कंट्रोल, इसमें यही, जैसे एक न्यूट्रॉन से 3 निकले, फिर ये 3 से फिर ये 3 निकलेंगे, इस तरह से। तो ये 1 से 3 वाला सिस्टम है, ये चेन रिएक्शन होती है। ये फिर मल्टीप्लाई होती होती एक बहुत एक्सप्लोजिव फॉर्म गेन कर लेगी, जिसको हम बॉम्ब बोलते हैं, एटॉमिक बॉम्ब। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आता है रिएक्शन के लिए रिप्रोडक्शन फैक्टर। रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या चीज़ होती है, ये इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला। इसके ना 3 केस होते हैं, के इज इक्वल्स टू 1, के इज लेस देन 1, के इज ग्रेटर देन 1। के अगर एक के बराबर है, मतलब जितना प्रोडक्शन है उतना लॉस है, तो वो स्टेडी रिएक्शन होती है, मतलब वो आपकी कंट्रोल्ड रिएक्शन है। अगर के की वैल्यू 1 से कम हो जाती है तो वो रिएक्शन ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं, वो बंद हो जाएगी। अगर के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये एक्सप्लोजन होता है। क्लियर हुआ, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या चीज़ होती है, जिसमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई जो होते हैं एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं तो एक बिगर न्यूक्लियस बनाते हैं, मतलब 2 छोटे मिलके एक बड़ा बनाएंगे, और एक बड़ा क्या करेगा, 2 छोटे बनाएगा, इसको बोलते हैं फ्यूजन। ये फिजन और ये फ्यूजन। तो ये वाली रिएक्शंस जो होती हैं ये स्टार्स के अंदर होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देती हैं। इनको होने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है ये लाइटर के अंदर होती है। क्यों कंबाइन होते हैं ये दोनों, टू गेट द स्टेबिलिटी। दोनों का सेम केस है, स्टेबल होने के लिए ऐसा करते हैं ये। उसके बाद ये रिएक्शन है 1H2 और 1H2 1H3 1H1 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब तक ये अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस नहीं बन जाता तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो इसमें देखो हमें 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली है इन दोनों के मिलने से। तो ये रिएक्शन, ये जो हाइड्रोजन जो वाली जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, ये बहुत ही क्लीन होती है, मतलब साफ़ है, इसमें ज़्यादा मतलब पोल्यूशन नहीं होता। और ये वाली जो चेन रिएक्शन जो हमारी जो भी है न्यूक्लियर फ्यूजन था, ये पोल्यूटेड होती है, इसमें काफ़ी रेडिएशंस निकलती हैं, हार्मफुल रेडिएशंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट डालती हैं। थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर किसी एक यूरेनियम को ब्रेक करने के लिए जो न्यूट्रॉन डालते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, थर्मल न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन क्या होता है, बहुत तेज़ी से चलता हुआ न्यूट्रॉन होता है, उसको हम धीरे कर देते हैं। कैसे धीरे करते हैं, उसके सामने मॉडरेटर लगा के ऑब्स्टेकल लगा देते हैं, जैसे पैराफिन लगा दिया, वैक्स लगा दिया। वो क्या हो जाएगा, बड़ी तेज़ी से चलता आ रहा था वो स्लो हो गया। स्लो होने के बाद क्या हो जाएगा, कैसे होगा, इसके सामने हमने काफ़ी सारे मटेरियल रख दिए, जैसे पार्टिकल रख दिए, ये टकराएगा, ऑब्स्टेकल आई, स्लो हो गया। स्लो होने के बाद इसकी एनर्जी कंजर्व रहनी है, तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को जिसके साथ कोलाइड करेगा उसको दे देगा। वो ऐसे कर करके सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। उसके बाद ये जो न्यूट्रॉन बनता है इसको थर्मल न्यूट्रॉन बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं, जो हम किसी मॉडरेटर की हेल्प से उसे धीरे करते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे थर्मल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। एक बार इसको फिर से
सबसे पहले हमने क्या करा न्यूक्लियस के बारे में, उसके बाद हमने क्या करा इसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फिर न्यूक्लियर साइज़ है, न्यूक्लियर डेंसिटी है, डेंसिटी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, न्यूक्लियर साइज़ भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से कर लेना इसके PYQs। और दूसरा इसके अंदर ज़्यादातर आता है ये, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, और मास डिफेक्ट के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ये आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, जो कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और जो हमारे न्यूक्लियंस होते हैं उनको सेपरेट करने में जो एनर्जी लगती है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर ये कर्व बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये कर्व है, और ये इसका पोटेंशियल एनर्जी का किसके साथ, ये है डिस्टेंस के साथ, जो दो न्यूक्लियंस के बीच का गैप रहता है, उनके अगर गैप बढ़ाने से क्या होता है, उनका गैप कम करने से क्या होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो इसका जो नोट्स हैं ये, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।